एक बात और प्रैक्टिकल कहता हूँ मौलाना साहब, आपने कहा, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ, जिया मंजरी के पास आऊँगे सवाल लेके कि भाई गरीबों को पता भी नहीं ये सब चीज़ें, उनको ये पता है कौन जनता फ्लैट की कौन सी स्कीम निकली है सरकार की, पता है क्या? राशन कहाँ मिल रहा पता है? एक मिनट जिया, कहाँ से नाम लिखाना होगा तब सिलेंडर में सब्सिडी आएगी, बैंक में कौन सा खाता खोलना होगा, उनको पता है। और इससे सबसे आगे जाओ मौलाना साहब, मैं तो गूगल वाला आदमी नहीं, आप जानते हो मुझे, मैं तो देश घूमता हूं तो जानता हूं आधार कार्ड कहां बन रहा है, ये हमसे ज्यादा उनको पता है क्या? हमारे आधार कार्ड बनने में समस्या हो सकती है, उनके में नहीं। नंबर 1 का भी बन जाए, 2 का भी बन जाए, 4 का भी बन जाए, 5 आधार कार्ड बन जाए, नहीं। तो जिनके पास इतनी बुद्धि है उनको ये समझ नहीं आता जिया मंजरी के बच्चे 2 ही अच्छे, बाकी हर चीज में चौचक है दिमाग, बिल्कुल चकाचक। बोले बच्चे, बोले हमें तो इल्म ही नहीं है, हमने तो कहा अल्लाह की फजल से हो रहे हैं तो होने दो। देखिए, ऐसा है कि ये सरासर एक बहुत ही सोची समझी एक प्रैक्टिस, एक साजिश है जिसके तहत ये काम हो रहा है। और आपने ये देखा नहीं, आपने इसको महसूस भी किया होगा, गज़वा हिंद जैसी जो चीजें मदरसों में सिखाई जाती है। आप बताएं कि कौन सा मुसलमान, कौन सा बच्चा मदरसा नहीं गया हुआ है? आज की डेट में भी अगर कोई बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, तो एक हाजी साहब आते हैं घर पे उसको पढ़ाने। और ये प्रैक्टिसेस हमने सभी ने देखी हुई है अपनी सोसाइटी में। अब हम बातें एनआरसी पे, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। जब एनआरसी की बात आई, तो वो कौन से धर्म गुरु थे जो टीवी पे बैठ करके, इन्हीं डिबेट्स पे बैठ करके हमारे साथ में बोलते थे, नहीं नहीं हम क्यों पेपर दिखाएंगे, हमें क्या जरूरत है पेपर दिखाने की। तो पहली बात तो ये कि प्रॉब्लम जो है उसको महसूस ना करना, उसको मजाक में उड़ा देना, या उसको उसको एक कॉन्स्पिरेसी कर देना जिसमें लोग उलझ जाएं। अब पहले प्रॉब्लम का रियलाइजेशन कि बाहर से जो घुसपैठिए आ रहे हैं, उनके जो नकली आधार कार्ड बन रहे हैं, उनके जो नकली वोटर आईडी कार्ड बन रहे हैं, एक नया वोटर बैंक क्रिएट किया जा रहा है। आप दिल्ली में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसी जगह हैं यमुना के पार में जहां पे कि वो शरणार्थी आकर के रह रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उनको दवाइयां मिल रही हैं, सारी चीजें मुहैया कराई जा रही हैं उनको। वहीं पे ऐसे भी लोग हैं जो इस देश के हैं, लेकिन उनकी तबीयत तक का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। तो आप समझिए कि हम क्या कर रहे हैं? अंततः हम अपने देश को क्या बना रहे हैं? एक धर्मशाला बना रहे हैं। जब हम बात करते हैं कि आइडेंटिफिकेशन करना है उन लोगों का जो घुसपैठी बन करके आ गए, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए तैयार नहीं होते। दूसरी बात पे आती हूँ अमिताभ जी की, देखिए, कहा ज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता और बात करने से लोग शर्म फील करते हैं। मैं बात बात करती हूँ उस विषय पे, क्योंकि मैं एक सोशल राइट एक्टिविस्ट हूँ, एक इक्वल राइट एक्टिविस्ट हूँ। देखिए, कुरान कहती है कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना हराम है। आपके सामने मौलाना जी बैठे हुए हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। खान साहब बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। क्या कुरान में ऐसा नहीं लिखा है कि कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना हराम है? जड़ वही है। आप तमाम ले आइए जन जागृति के कार्यक्रम। आप तमाम बता दीजिए कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा लीजिए, आप कॉपर्टीज लगवा लीजिए, आप 2 बच्चे कर लीजिए। लेकिन जब धार्मिक पुस्तक में उनके लिखा हुआ है कि नहीं, बच्चे अल्लाह की नेमत हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना हराम है, तो आप बताएँ कंट्रोल कैसे होगा? में एक जागृति विहार भी, मुन्ना खान आ रहे हैं आपके पास क्या? तो जागृति विहार भी खोल दिया भारत में, तब भी जागृति नहीं आई, तो अब जागृति तो आ नहीं सकती, इसलिए कानून बनेगा। खैर मुन्ना खान साहब, एक स्पेसिफिक सवाल है, स्कूल में रजिस्टर क्या, दफ्तर में के रिसेप्शन पर रजिस्टर होता है, आने जाने वाले का नाम पता लिखाते, कहते भाई मोबाइल नंबर बताओ, क्या किससे मिलना क्यों आए। वैसे देश में अगर एक रजिस्टर हो जाए जिसको एनआरसी नाम दिया गया, तो कोई आपत्ति है कांग्रेस को उस पर? देश के रजिस्टर हो जाए, देश के पास भी रहे कि भाई अपने लोग कितने लोग हैं, तो उससे ज्यादा जब टहलते कहीं दिखे तो रजिस्टर से मिलान कर लिया जाए कि भाई गुड्डू तुम क्यों टहल रहे हो, पप्पू तुम कहां से आए। नहीं, इसमें तो मजहब की कोई लड़ाई नहीं। रजिस्टर में
कागज देख के नाम दर्ज हो जाएगा। मुन्ना खान साहब, देखिए, पहली बात तो मोहतरमा कह रही थी मदरसे की पढ़ाई के बारे में, मैं इनसे कहूंगा कि आप जानकारी रखें मदरसे में क्या पढ़ाया जा रहा है। आप सबसे ज्यादा पूरे देश में मदरसा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार। अगर मदरसे में कुछ गलत पढ़ाया जाता तो सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी है, फिर आपने उसका वेरिफिकेशन छानबीन क्यों नहीं करवाया? वहाँ आपके कराइए लोग क्यों नहीं? उसे। मुन्ना खान साहब, आपको दुरुस्त नहीं, कर दे, जवाब- उत्तर जवाब प्रदेश देने- में जवाब कराइए, देने- 350 जवाब मदरसे बंद कर दिए। जवाब देने हाँ। जवाब देने आपने क्यों नहीं चेक कराया उसमें इस्लाम पढ़ाया जा रहा है कि आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है कि लव जिहाद पढ़ाया जा रहा है? तो नहीं, मदरसे को यहाँ पे जो बदनाम मत कीजिए, पाप लगेगा। ये दूसरी बात, आपने स्वयं बोल दिया अपने मुंह से। कुरान में, अरे आप सुन ले मैडम, सुन ले। जी जी जी। कुरान में क्या लिखा है ये आपको याद है। जो आप कह रहे हो ये बात सही है, 100% सही है, लेकिन कंट्रोल आदमी के हाथ में। अब हमारे पास 2 बच्चे हैं, लालू यादव के पास 9 बच्चे हैं, उसका क्या कहेंगे आप? पहली बार 1971 में नारा दिया गया, हम 2 हमारे 2, उस पर कितने लोगों ने गौर किया, कितने लोगों ने काम किया? तो शिक्षित जिनकी लोग हैं, जनसंख्या अभी कम भी हो रही है विश्वास वो करते काम हैं। कर रहे हैं, जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है वो अमल नहीं कर रहे हैं। अरे आप सुन तो लेना, शिक्षित लोग, अभी अमिताभ जी, काम शिक्षित लोग समझ गए कि 35-40 साल पुराना नारा है, हम 2 हमारे। दूसरी बात, बढ़ती हुई महंगाई को देखते, शिक्षा की व्यवस्था को देखते हुए सभी लोग चाहते हैं कि परिवार हमारा सीमित हो, हम 2 ही बेहतर है। अब कोई 10 कर ले, 20 कर ले, अब उसके परवरिश का देखिए, जो इंतजाम रिपोर्ट कहाँ आई से है आएगा? उस पे चर्चा कर रहे शिक्षा हैं। है, नौकरी है। नहीं ठीक जो अरे रिपोर्ट आई ठीक है है, उस पे चर्चा एक मिनट कर रहे मंजरी, हैं। एक मिनट मंजरी रुकिए। मुन्ना सुन खान तो साहब ले। ठीक है, आपने अपना अमिताभ तरह रखा, जी, 10 एक मिनट सेकंड, रुको। 10 सेकंड, अमिताभ मुन्ना जी, खान 10 एक मिनट रुको भाई, मैं प्रमोद मिश्रा के पास अमिताभ जी, चलूंगा, 10 सेकंड, लेकिन आपकी एक आवाज बात भी कहूंगा, सामने आ रही है। वही बात घुमाने वाली, जलेबी बनाने वाली प्रवृत्ति अब छोड़नी होगी। और मैं तो कहूंगा, अगर अब सब पंच राजी नहीं हो सकते तो पंचायत खत्म करो। मैं उस मिजाज का आदमी हूं। पंच राजी नहीं हो रहे, पंचायत खत्म करो, कानून बनाओ, हो गई पंचायत। 1947 से पंचायत ही हो रही है, जनसंख्या का क्या करे, हो गई बहुत कानून। मैं तो कहूंगा जो भी सरकार आए 4 जून के जनादेश से, उसका पहला काम होना चाहिए सख्त जनसंख्या कानून बनाइए भाई। पता ही नहीं कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां हलवा पूरी खा रहा है। और मुन्ना भाई माफ करिएगा, मैं इस बात से सहमत नहीं कि अशिक्षित हैं, गरीब हैं, बेचारे हैं, नहीं। मैंने कहा उनको पता है कहां फार्म भरना है, ताकि जनता फ्लैट जब निकलेंगे तो हमको मिल जाएगा, उनको पता है। देखिए बात करते हैं। अभी आप एक पान की दुकान पे चाय के खोखे पे, प्रमोद जी एक प्रैक्टिकल नमूना देता हूं, साइकिल से जाइए, खड़े होइए, 5 मिनट कह दीजिए कि वो जो है मुख्य डाकखाना है, वहां जिसका खाता होगा, सुना उसमें 500 रुपया सरकार डालेगी, इतना बोल के चले जाइए साइकिल लेके। क्या डाकखाने के बाहर सेना लगानी पड़ेगी, इतनी भीड़ आ जाएगी। आप कह रहे हो समझ नहीं, किसी बात कर रहे हो? पर्याप्त समझ है, इससे ज्यादा समझ और इस कानून के लिए नहीं चाहिए। प्रमोद जी, क्या ये माने देश कि अगर आपकी सरकार तीसरी बार चुनकर आती है तो उसकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में जनसंख्या कानून होगा? अगर चुन करके आती है, इस शब्द में थोड़ा सा विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा, अगर नहीं प्रमोद जी, मैं उससे ज्यादा विनम्रता से कह दूं, मैं ना, एक मिनट रुको, मैं 4 जून तक यही कहूंगा। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, मैं भाजपा के दफ्तर में, कांग्रेस के दफ्तर में नहीं बैठा मित्र, मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं। मेरे लिए, सुन लीजिए, मेरे लिए 100 करोड़ लोगों का जनादेश मेरी आंखों के सामने होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा। बिल्कुल। व्यासपीठ पर बैठे हुए महर्षि व्यास को बहुत बहुत सादर अभिनंदन और धन्यवाद। आप जिस पद पे बैठे हुए हैं, जिस जगह पर बैठे हुए हैं, आपका जो रुख है वही रहना। मैं अपनी वक्तव्य दे रहा था कि आपने कहा कि अगर आती है, मेरा निवेदन यह है कि अगर नहीं, निश्चित तौर पर आएगी। मैं तो ये कह रहा हूं, तो मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप संशोधन करें। का भी नहीं रहा, आपका क्या रहेगा? जी हाँ, घमंड उन सभी लोगों का नहीं रहा जिनको 55 वर्षों के बाद नकार दिया जनता ने। तो घमंड तो उनका चूर चूर होता जा रहा है।
पता नहीं नेता प्रतिपक्ष का भी संवैधानिक अधिकार ये रहेगा घमंड- या नहीं रहेगा। लगातार हमारे दो टर्म घमंड से ये नहीं रावण बन मुन्ना रहे खान हैं। साहब अभी आप केवल किस प्रमोद जी क्षेत्र की में आवाज। बीच में जी। नहीं, मुन्ना जी बीच में मत बोलिए। नहीं, हम केवल आपके आपकी बीच आवाज में जा रही है पूरी तरह प्रमोद से जी, आपको केवल आपकी सुनते आवाज। रहे। जी हाँ, तो मुन्ना जी शांत रहें। जहां तक बात है घमंड की, तो उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। हम में तो विनम्रता है, हार में उनको मूल्यांकन करना चाहिए। हमें विजय पर विनम्रता के साथ हम स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। उनके पास नेता प्रतिपक्ष का संवैधानिक पद नहीं होने के बावजूद हमने नेता प्रतिपक्ष का पद उनको दिया हुआ है। ये है हमें विनम्रता, तो घमंड नहीं है। जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो कि हमें और विनम्र बनाता है। जी तो पहली बात। दूसरी बात, जब मैंने पिछली बार अभी जब मैं वक्तव्य दे रहा था, तो अमिताभ जी आपने मुझे रोक दिया। मैंने सीएए विषय को इसलिए नहीं कहा था कि आज का मुद्दा सीए है, मैं उसके साथ एनआरसी पर आने वाला था। जी खैर, मैं वहां पर उस वक्तव्य को याद दिला रहा हूं जहां पर कि हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा सीएए लागू कर दिया है, एनआरसी लागू करेंगे। हमने कहा है उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया है, पूरे देश में यूसीसी लागू करने की व्यवस्था करेंगे, की जाए। अगर किसी एक सरकार से, अगर किसी एक दल से उम्मीद है तो वो हम हैं। उसका उदाहरण बताता हूं। जो लोग कहते थे, थोड़ा सा विषयांतर ले रहा हूं आपकी अनुमति से, जो लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, हमने कहा सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आज हम कह रहे हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाते हैं और वादा हम ही निभाते हैं। 370 को कहने वाले लोग कि 370 हटा देने वाले लोगों को हम मिटा दिया जाएगा, हमने 370 को मिटा के रख दिया। और इस व्यवस्था से भी इसका समाधान हमारे ही पास है। और इस समाधान के लिए जो नीतियां बनाने के लिए जो संकल्प शक्ति है, वो भी हमारे ही पास है। बृहद जनादेश प्राप्त होने जा रहा है 4 जून को, और फिर लगभग 6 जून को 6 बजे जब उद्घोष होगा राष्ट्रपति भवन से, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। और उसके बाद सरकार, जैसा कि हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 दिनों में आप देखेंगे कि अभूतपूर्व गति से, अभूतपूर्व विषयों पर अभूतपूर्व तरीके से यह सरकार काम करेगी। अचंभित मत रहिएगा। और एक बार अमिताभ भाई, आपको कई बार सुना है, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। याद करें, एक बार सदन में खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो लोग हमें राजनीतिक तौर पे जानते हैं, कम से कम उन्हें ये तो सोच लेना चाहिए कि मुझे जो करना होता है उसके लिए मैं 8 से 12 महीने पहले ही संदेश दे चुका होता हूं, संकेत दे चुका हूं। जी तो ठीक उनकी बात। राजनीतिक जी दूरदर्शिता पे तो कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता जी। है, उनकी राजनीतिक कर्मठता पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता, और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर भी कोई संदेह नहीं हो सकता। देश के सामने समस्या है, एनआरसी ठीक। आना ही चाहिए, आएगा ही। ठीक मुन्ना है जी को प्रमोद ये जी, सोचना प्रमोद जी है अभी रुकना होगा। कि ये ठीक कहां बात खड़े है होंगे, जी। मौलाना कहां खड़े साहब, होंगे। ठीक है प्रमोद जी अभी रुकना होगा। मौलाना साहब, ये ज्यादा बेहतर नहीं होता कोई सरकार होती, भाजपा की होती चाहे कांग्रेस की होती चाहे किसी की होती केंद्र में, अगर मान लीजिए सारे मुस्लिम धर्म गुरु एक वो जारी कर देते, या देवबंद और बरेली से एक फतवा जारी हो जाता, छोटी छोटी चीजों फतवा होता कि लिपस्टिक ना लगाओ, लाली ना लगाओ, कुंडल ना पहनो, फोटो ना खींचो मोबाइल में, जाने कहां कहां, मैगी ना खाओ, है तंदूरी रोटी खाओ कि रुमाली रोटी खाओ, दुनिया का बवाल दिन भर वहां फतवा जारी हो रहा है। इस पर एक कर देते कि भाई ऐसा कोई कुरान से रोक नहीं है, और अब वक्त बदल गया, हम सब लोग मिलके ये कहते हैं कि 2 बच्चे अच्छे नहीं, तो कोई भी सरकार होती उसका हाथ मजबूत होता मौलाना साहब। नहीं, जब इतनी दूरदृष्टि है कि महिला की लाली लिपस्टिक जींस तक पर आप लोग गहन चिंतन कर रहे हो धार्मिक आधार पर, तो इसी का एक बार निपटारा कर देते, झंझट खत्म हो जाता। बरेली देवबंद भी सब लोग दस्तखत कर देते, शिया सुन्नी, फिर सरकार को भागने हम नहीं देते। आप इतना कर दो फिर भागने हम नहीं देंगे, हम कहेंगे अब क्या रुकावट है, तुरंत कानून लाओ। और कानून का मतलब क्या, लिखने पढ़ने कानून बनाने वाले लोग तो 24 घंटे में कानून का ड्राफ्ट दे देंगे। मौलाना साहब, ये देखिए, शरीयत ने एक दायरा मुकर्रर किया है
और वो उस दायरे में ही फतवा दिया जाता है। और फतवा जो है वो आदमी की राय नहीं होती है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे और जी। आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ, तो ये मेरी राय है और मेरा एक नज़रिया है। मगर मेरे नज़रिए को कुरान और हदीस का नज़रिया नहीं कहा जा सकता। फतवे की ज़ुबान जो होती है वो कुरान और हदीस का नज़रिया कहा जाता है। तो फतवा जो भी मांगता है, अगर वो लायक है देने के लिए, तो उसको फतवा दिया जाता है। मगर फतवा दुनियादारी में नहीं दिया जाता, सियासत के मामलात में नहीं दिया जाता, मजहबी मामले में दिया जाता है फतवा। अगर कोई फतवा मांगेगा तो उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। अब रही गई बात जो जनसंख्या की है, तो जनसंख्या तो उसमें गवर्नमेंट का अधिकार है। गवर्नमेंट को पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे कानून गवर्नमेंट बनाती है बगैर पूछे, बगैर समझे। तो वो अपने हिसाब से कानून बनाती है और पब्लिक उस पर अमल भी करती है। ठीक। तो अगर ऐसे ही जनसंख्या मामले में गवर्नमेंट कानून लाती है तो पब्लिक जी। उसका समर्थन करेगी और उसकी हिमायत करेगी। इसमें कहीं कोई दो ठीक राय, मौलाना कोई साहब, विरोध और बिल्कुल ठीक मुखालफत बात। की जरूरत नहीं ठीक है, मैं ये उम्मीद करूंगा, आ रहा हूं जी आपके पास, कि हमारे देश के मुसलमान भाई मौलाना साहब की बात को सुनेंगे और मानेंगे कि जनसंख्या का मसला सरकार का है, इसमें नाक ना अड़ाओ। ये उन्होंने कहा, ये एक पक्ष है। लेकिन दूसरा पक्ष जो मैंने प्रैक्टिकल देखा वो ये, सीए भी सरकार का पक्ष था। वो क्या गुड्डू पनवाड़ी का पक्ष था? नहीं ना, मसला था नहीं है। एनआरसी गफूर चायवाले का विषय नहीं ना, वो भी भारत सरकार का विषय था। शाहीन बाग जिंदाबाद, शाहीन बाग जिंदाबाद, लेके रहेंगे आजादी। क्या क्यों भैया, शाहीन बाग में तो बिस्तर काहे को बिछाया था? खटोला क्यों लगाया था? शाहीन बाग में क्यों खटोला लगाया था? वो सरकार का विषय नहीं था। सरकार ही तय करेगी ना। तब वहां किस लिए खड़े उतरे थे सब लोग मैदान में? आसाम में बवाल क्यों किया था? हैदराबाद में बवाल क्यों किया था? मौलाना साहब, बहुत अदब से कहूंगा, मन को सब लोग तैयार करिए। बड़ी टिप्पणी कर रहा हूं अपने 35 साल के तजुर्बे से। कभी भी जनसंख्या पर कड़ा कानून आ जाएगा क्या? मन को तैयार कर लेंगे तो अच्छा है। सबके लिए कह रहा हूं, हिंदू मुसलमान सब। जिन जिन के मन में ये है कि नहीं 10-5 बच्चे घर में खेले, ऐसी उत्कंठा जिन जिन के मन में है, वो सब लोग मन को तैयार कर लें। वक्त बदल रहा है और बदल जाएगा। जिया, मौलाना साहब ने कहा कि भाई जनसंख्या का मामला फतवा से बाहर है और वो कुरान और हदीस की रोशनी में बात हो सकती है। ये तो सरकारी मामला है, सरकार जाने। लेकिन